शुभं करोति कल्याणम्। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9th गणित, चैप्टर 1 संख्या पत्ती प्रश्नावली 1.2। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सबसे पहले तो वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। p भी पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए और q नॉट इक्वल 0। उसके बाद अपरिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद जो हमारी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, वो जो होता है वास्तविक संख्या हमारी परिमेय प्लस अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग से बनती है हमारी वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संयोग से बनती है। तो जिसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या, जिसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उसको अपरिमेय संख्या। अब पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आंसर, यह कथन सत्य है। जितनी भी अपरिमेय संख्या होंगी वे वास्तविक संख्या होंगी और परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होंगी, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग से बनती है। तो यह कथन सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। अब इसका सेकंड पार्ट में संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जिसको भी हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, ये हमारी संख्या रेखा है, प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। किस रूप का होता है? √m के रूप का होता है। अब ये √m के रूप का होता है और लेनी हमने कौन संख्या है? प्राकृत संख्या लेनी है। अब चलो, ये हमें पता है 1 किसका वर्गमूल है? 1 का वर्गमूल होता है 1। 4 किसका वर्गमूल है? 4 का वर्गमूल हो गया 2। तो ये भी √m के रूप की है, ये भी √m के रूप की है। जो संख्या रेखा पे जो संख्या दर्शाई गई है, 3 जो वर्गमूल होता है वो होता है वर्गमूल 9 का। उसके बाद 0, अगर हम 0 का वर्गमूल ले तो 0, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। उन्होंने कहा था एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, और ऐसी भी हमारे पास कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसका वर्गमूल -1 होगा। इसलिए यह कथन असत्य है, क्योंकि 0, -1, -2 आदि, बाईं ओर चलेंगे -2, -3 आदि किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या, हमें पता है कि जो वास्तविक संख्या बनती है वो परिमेय और अपरिमेय के समूह से बनती है। एक अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। यह कथन असत्य है, क्योंकि जो वास्तविक संख्या परिमेय होगी वह अपरिमेय नहीं होगी। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय भी हो सकती है और परिमेय भी हो सकती है। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि जो वास्तविक संख्या परिमेय होगी,
जो वास्तविक संख्या परिमेय होगी वह अपरिमेय नहीं हो सकती। अब जो वास्तविक संख्या मान लिया हमने वास्तविक संख्या ले ली 4 और इसके बटे में रख दिया 1। अब ये परिमेय संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। अब नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अब हमने लिया धनात्मक पूर्णांक 3। अब 3 का वर्गमूल हमें पता है ये अपरिमेय संख्या है। 4 वर्गमूल 4, ये क्या है? वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल हो गया 2, तो ये परिमेय संख्या होगी। इसके बटे में 1 रख दिया क्योंकि यहाँ भी पूर्णांक होना चाहिए और यहाँ भी पूर्णांक होना चाहिए। अगर इसके बटे में हम 1 मान ले तो ये जो ऊपर वाली संख्या है ये पूर्णांक नहीं है। अब उसके बाद वर्गमूल 7, ये फिर अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 9, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, तो ये फिर परिमेय संख्या है। तो इन्होंने कहा था क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जितने धनात्मक पूर्णांक हैं उनके वर्गमूल परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी हो सकते हैं। तो नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरिमेय नहीं हो सकता। जैसे वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल हो गया 2 और वर्गमूल 9 का मान हो गया 3, तो ये हो गया हमारे परिमेय। प्रश्न नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब हम वर्गमूल 5 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 प्लस 1 की घात 2। ये 2 दूनी 4 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, 4 1 5। तो वर्गमूल 5 को लिख सकते हैं हम 4 प्लस 1 और 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2। तो हमने क्या किया, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हमने एक संख्या रेखा खींच ली और यहाँ पे ये हमने पॉइंट लिया A, जिसको हमें दर्शाया 0 से। फिर हमें प्रकार में एक इकाई की दूरी भरकर हमें इस संख्या रेखा के 4-5 भाग कर लिए। फिर यहाँ से उसके बाद ये समान भाग किए। अब सबसे पहले हमने किया, ये कहा था इन्होंने 2 का वर्ग, 5 का करना था हमें 4, तो 2 का वर्ग। हमने 2 दूरी भरी, 2 इकाई प्रकार में 2 इकाई दूरी भरकर हम बिंदु आ गए B पर। फिर हमें B पर चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बनाया। सबसे पहले हमने 2 इकाई दूरी ली, हम आ गए बिंदु B पर। उसके बाद हमने चांदे की सहायता से यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनाया और इसमें से ये एक इकाई दूरी प्रकार में दूरी भरकर 1 इकाई, ये हमने काट लिया यहाँ से 1 इकाई दूरी। ये 2 इकाई दूरी है, ये 1 इकाई दूरी है। फिर हमने A को C से मिलाया। उसके बाद हमने इस त्रिभुज में OABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाई। कर्ण का वर्ग यानी OC का वर्ग, आधार का वर्ग यानी AB का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। AB का मान 2 इकाई दूरी, ये 1 इकाई, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 5, वर्ग हटा के हमने लगा दिया वर्गमूल। तो ये जो OC का मान आ गया, ये आ गया √5। फिर हमने क्या किया, प्रकार में दूरी भरी OAC, प्रकार में दूरी भरी हमने AC। ये प्रकार में दूरी भरकर A को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। ये चाप संख्या रेखा को M पर काटता है।
ये चाप संख्या रेखा को M पर काटता है। इस प्रकार जो M पॉइंट है वो वर्गमूल 5 को प्रदर्शित करता है। तो सर्वप्रथम AB को 2 इकाई लिया, फिर बिंदु B पर एक समकोण खींचा तथा BC की ऊंचाई 1 इकाई है, फिर A को C से मिलाया। इस प्रकार हमें एक समकोण त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। फिर प्रकार में AC दूरी भरकर A को केंद्र मानकर एक चाप खींचा जो संख्या रेखा को M पर मिलता है। बिंदु M √5 को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड है। कक्षा के सभी क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक यानी 1 इकाई लंबाई का रेखाखंड OP1 खींचने का। OP1 लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो हमने ये OP1 लंबाई का एक रेखाखंड खींच दिया जिसकी इकाई 1 है, इसकी लंबाई 1 इकाई है। सबसे पहले रेखाखंड खींचा हमने OP1 एकक लंबाई का, फिर OP1 पर लंब रेखाखंड, फिर हमने P1 पर लंब खींचा चांदे की सहायता से। यहाँ पर हमने बना दिया 90 अंश का कोण बिंदु P1 पर, तो ये 90 अंश का कोण बन गया। उसके बाद रेखाखंड P1 P2 खींचिए। फिर हमने एक रेखाखंड खींचा P1 P2, ये 90 अंश का कोण बना दिया। फिर O को P2 से मिलाया। उसके बाद फिर P2 से 90 अंश का कोण बनाया OP2 पर, P2 पर। फिर ये चांदे की सहायता से इस रेखा पर यहाँ पर P2 पर 90 अंश का कोण बना चांदे की सहायता से। फिर O को P3 से मिलाया, पुनः P3 पर 90 अंश का कोण बनाया। OP3 पर 90 अंश का कोण बनाया बिंदु P3 से। और ये हम जो दूरी काट रही है ये 1 इकाई, हर बार ये दूरी जो हमारे पास है ये कितनी इकाई है? 1 इकाई। फिर इसको मिला दिया। ऐसे ही हमारे पास ये आकृति जो प्राप्त हुई है ये सर्पिलाकार आकृति प्राप्त हुई है।